नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर अब तक ये सभी जो कि इस फ्लावर आइलैंड पर अभी जितने भी लोग रुके हुए थे वो सभी अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करने लगते हैं, साथ के साथ कुछ बातों के साथ भी। तभी वहाँ पर उन्हें सामने से रोहित और अनिका आते हुए दिखाई देते हैं। उन दोनों को देखकर अब भूमिका कहती है, तुम दोनों का चेहरा बता रहा है कि रात काफी अच्छी थी तुम दोनों की। इससे पहले रोहित अनिका कुछ भी कहते कि तभी आयशा मारवा अपनी तेज आवाज में कहती है, भूमिका तुम फिर से शुरू हो गई। इधर अपनी ताई माँ की इतनी तेज आवाज को सुनकर भूमिका अब बिना कुछ एक शब्द कहे अब अपनी नजरों को नीचे झुका लेती है और इधर आयशा रोहित और अनिका को यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए कहती है। तो अब यहाँ पर अनिका उन्हें जवाब देती है, नहीं माँ हमें भूख नहीं है। तभी धनंजय कहते हैं, क्यों बेटा भूख क्यों नहीं है, ऐसा क्या खा लिया आप लोगों ने वहाँ पर। तो अब यहाँ पर धनंजय की इन बातों को सुनने के बाद अनिका कहती है, वो मिस्टर मारवा ने इतनी अच्छी मैगी बनाई थी ना वहाँ पर, तो सच कहूँ तो पापा मेरा तो पेट ही भर गया है, इसलिए अब कुछ और भी खाने का मन नहीं है। इधर अनिका ने जैसे ही ये कहा, ये सुनते ही तो अब रिया यहाँ पर अपनी मोटी मोटी आंखों से बस अब अपने डैड की तरफ ही देख रही थी। इधर रोहित, जैसे ही अनिका ने ये कहा तो रोहित भी बस ये सुनते ही अब रिया की तरफ ही देख रहा था कि उसे अच्छी तरह से पता था कि जैसे ही रिया को मैगी का नाम सुनेगा तो वो जरूर उसी की तरफ ही देखेगी। और बिल्कुल हुआ भी ऐसे ही। रिया गुर गुर कर अपने डैड को देखती और कहती है, डैड दिस इज़ नॉट फेयर, ये तो बिल्कुल गलत बात है। आप तो मुझे हमेशा ही मैगी खाने भी नहीं देते हैं, जब देखो आप मुझे हमेशा हेल्दी फूड के लिए कहते हैं। और बड़ी वो भी तो ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हैं, मुझे तो कोई मैगी नहीं खाने देता। वैसे मम्मा डैड का समझ में आता है। आप बताइए मम्मा, डैड के हाथ की मैगी कैसे बनी थी। अब रिया की इस बात पर अनिका कहती है, रिया बेटा क्या बताऊं, सच में तुम्हारे डैड ने बहुत ही टेस्टी मैगी बनाई थी। अगर मैं सच कहूं तो मेरे मुंह में तो अभी भी उसका टेस्ट है। इधर अनिका की इस बात को सुनकर तो यहाँ पर आर्यन, जो कि हमेशा से ही हेल्दी फूड खाता था, अब आर्यन भी कहता है, डैड अगर ऐसी बात है जैसे मम्मा कह रही है तो फिर तो मुझे भी आपके हाथ की बनाई हुई मैगी खानी है। वैसे मुझे मैगी पसंद नहीं है, लेकिन अब तो मैं भी आपके हाथ की बनाई मैगी खाना चाहता हूँ। आर्यन की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर इससे पहले रोहित कोई भी अपने बेटे को जवाब देता कि तभी भूमिका बीच में बोलते हुए ही कहती है, नहीं आर्यन, वो तो तुम्हारी मम्मा की अच्छी किस्मत है कि तुम्हारे पापा ने उन्हें मैगी बनाकर खिलाई, वरना हमारे लिए कुछ भी बनाने का टाइम ही कहाँ है आपके पापा के पास। इधर भूमिका की इस बात को सुनकर अब रोहित कहता है, तू तो भूमिका अपना मुंह बंद ही रख, और जो सामने रखा है ना, तू तो बस वही ही खा ले। मैं फिर कभी सभी के लिए बना दूंगा। अब तक सभी ने यहाँ पर अब अपने ब्रेकफास्ट को फिनिश कर लिया था कि तभी भूमिका अब यहाँ पर अब अपनी जगह से उठती और अब अनिका को हक करते हुए ही अब यहाँ पर उसके कान में कहती है, तुम्हारा चेहरा बता रहा है अनिका कि तुम्हारी रात काफ़ी अच्छी थी। और हाँ, ये ब्लैक कलर की साड़ी में सच में इसमें तो तुम काफ़ी कहर ढा रही हो। भूमिका यहाँ पर अनिका के कानों में काफी स्लो कह रही थी, क्योंकि भूमिका तो अपनी आदत को बिल्कुल भी नहीं सुधार सकती थी। वो अनिका को बिल्कुल भी परेशान करने का कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं छोड़ती थी। तो इधर भूमिका की इन बातों को सुनने के बाद अब अनिका यहाँ पर भूमिका को अपने आप से थोड़ा सा अलग करते हुए ही उससे धीरे से कहती है, एक बार भूमिका तुम्हारी शादी हो जाने दो, फिर मैं भी तुमसे वही सवाल करूंगी। वैसे तुम कहो तो मैं धनंजय पापा से तुम्हारी और निखिल की शादी की बात करूं। वो क्या है ना कि शायद तुम्हें खुद से तो ये बात कहते हुए शर्म आएगी, इसलिए मैं तुम्हारे काम को थोड़ा सा इजी कर देती हूँ ताकि तुम्हारी शादी जल्दी से हो जाए। बस एक बार मुझे धनंजय पापा को कहने तक का देर है। और ये कहते हुए अनिका अब भूमिका को एक आंख मारती है।
अनिका ने यहाँ पर भूमिका की बात पर नहले पर दहला मार दिया था कि तभी अब यहाँ पर राजीव कहते हैं चलें अब देखो हम सब तैयार हैं। राजीव की इस बात पर करण गुलेरिया कहते हैं स्वाति देखो ये तो तय है कि अब हम सब जा रहे हैं, लेकिन तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं। अब यहाँ पर करण की इस बात पर स्वाति कहती है आप सभी अभी जाइए, मैं बाद में आपको ज्वाइन करूंगी। स्वाति की ये बात सुनते ही करण अब बच्चों को देखते हुए ही कहते हैं वेल बच्चों आप सभी का क्या प्लान है, आप तो अपने नानू के साथ चलेंगे ना। अब अपने नानू की इस बात पर तीनों ही बच्चे अब एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि तीनों ही बच्चे हालांकि अपने नानू के साथ कुछ समय रहना चाहते थे, लेकिन उन्हें अच्छी तरह से पता था कि वो भी बिना परमिशन के कहीं भी नहीं जा सकते। तो वहीं अब रिया कहती है नानू अभी नहीं फिर कभी हम आएंगे, और वैसे भी बड़ी हमारा और दादी माँ का वेट कर रहे होंगे। अब ये सुनते ही यहाँ पर धनंजय के कान एकदम से ही मानो खड़े हो जाते हैं। बड़ी का नाम आते ही अब उन्हें फिर से वही सारी बातें याद आ जाती हैं, क्योंकि वो कई बार बच्चों के मुंह से आयशा मारवा के रिलेटेड बातें सुन चुके थे। इसलिए अब वो कहते हैं आयशा मुझे देखो सच बताओ, तुम सच में अभी अलेक्जेंडर के बड़ी के साथ रहती हो। अब धनंजय की इस बात पर अब यहाँ पर आयशा मारवा कहती हैं हाँ धनंजय तो इसमें क्या गलत है, मुझे उनके साथ रहना अच्छा लगता है। रोहित अनिका तुम सभी हम सभी चलें। इस बात पर अब अनिका कहती है स्वाति माँ आप हमारे साथ चल रही हैं ना। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है हाँ मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी। वो क्या है ना कि आयशा की तरह मुझे भी अलेक्जेंडर के बड़ी के साथ रहना अच्छा लगता है। मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि यहाँ पर धनंजय ने जिस तरह से आयशा से सवाल किया था उस सवाल को स्वाति मल्होत्रा ने अच्छी तरह से भाप लिया था कि धनंजय कौन से ट्रैक पर जा रहा है। इसलिए धनंजय का स्वाद लेते हुए ही यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा ये कहती है। इधर स्वाति के मुंह से ये सुनते ही तो अब यहाँ पर मानो करण गुलेरिया के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से ही बदल जाते हैं। कहाँ करण खुद आयशा और धनंजय की बातों के मजे ले रहे थे, लेकिन स्वाति के ये बात सुनते ही तो वहाँ पर वो भी एकदम से ही सीरियस हो जाते हैं, जिन्हें राजीव और महेंद्र ने अच्छी तरह से नोटिस कर लिया था कि स्वाति की बात से तो अब करण भी सीरियस हो गए हैं। इधर यहाँ पर रोहित और अनिका जो कि इन चारों की ही बातें सुन रहे थे, जिस तरह से धनंजय ने आयशा से सवाल दिया था और स्वाति ने जिस तरह से यहाँ पर बाद में अपना करण को जवाब दिया था, वो भी यहाँ पर अपनी दोनों माओं यानी आयशा और स्वाति और दोनों पापा यानी करण और धनंजय इन चारों को ही बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। और वो भी यहाँ पर इनकी बातों को सुनने के बाद अब यहाँ पर उनके चेहरे पर एक स्माइल थी। तो इधर रोहित अब सभी से ही कहता है चलें अब। इस बात पर अब सभी हाँ में अपने सिर को हिला देते हैं और सभी फिर एक दूसरे से मिलकर बाय बोलकर अपनी अपनी डायरेक्शन में जाने लगते हैं। सबसे ज्यादा तो यहाँ पर रिया और लतिका काफी इमोशनल थी। ये दोनों लड़कियां काफी समय के बाद एक दूसरे से मिली थी, लेकिन अब अलग होते हुए इन्हें फिर से एक दूसरे की फिर से याद सताने वाली थी। इसलिए अब यहाँ पर लतिका रिया से कहती है अब हम कब मिलेंगे। वैसे राजमहल में देखो फाउंडेशन डे सेलिब्रेट होने वाला है, इसलिए रिया क्या आप वहाँ पर उस डे पर आएंगी। देखो अगर आप वहाँ पर आएंगी तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। लतिका की इस बात पर रिया अब अपने डैड रोहित की तरफ ही देखने लगती है। इधर रिया को ऐसे देखता हुआ देखकर अब रोहित कहते हैं इस बारे में हम बाद में बात करते हैं, अभी सभी से मिल लिए है ना। ये सब देखकर तो अब अलेक्जेंडर आर्यन के कान में कहता है क्या ये जरूरी है। हम सभी जब भी मिलेंगे हमें इन दोनों लड़कियों के नाटक को देखना कंपल्सरी है क्या, क्योंकि ये इन दोनों को देखकर अब बोर हो चुके थे। अलेक्जेंडर की इस बात को सुनकर अब आर्यन कहता है मेरे भाई देख तू शांत हो जा। अगर यहाँ पर इन दोनों ही लड़कियों ने यानी रिया और लतिका ने अगर तुम्हारी बात को सुन लिया ना तो फिर से लेने के देने पड़ जाएंगे। एक तरफ ये लतिका गंगा जमुना बहाना शुरू कर देगी, जो अभी कल हुआ था क्या तुम उस बात को भूल गए हो क्या। और दूसरी तरफ हमारी बहन का उसका तो तुम्हें अच्छी तरह से पता ही है ना। ये डैड से हम दोनों की
कंप्लेंट कर देगी। और डैड तो सिर्फ इसकी ही सुनते हैं। ये बात तुम कैसे भूल सकते हो। इधर यहाँ पर अपने दोनों ही बेटों की बात को यहाँ पर अनिका ने सुन लिया था और उनकी बात सुनकर अनिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, लेकिन वो भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कहती। वो बस इतना कहती है, हाँ चलो अब चलते हैं। इधर अनिका, रोहित, आयशा, स्वाति और तीनों ही बच्चों के साथ वो सभी अब अपने चौपर में जाकर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर रिया अब अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा आप मुझे बताइए ना, क्या आप और डैड जहाँ पर गए थे वहाँ पर क्या क्या था और आप दोनों ने कैसे एंजॉय किया, क्योंकि देखो मैं इतनी तो बेवकूफ़ नहीं हूँ। जिस तरह से आप और डैड गए थे उससे मुझे एक बात का तो पता चल गया है, क्योंकि कल आपका बर्थडे था तो जरूर डैड ने आपको आपके बर्थडे का कोई सरप्राइज तो दिया ही होगा, इसलिए तो वो आपको यहाँ से लेकर गए थे। इसलिए प्लीज़ मम्मा बताइए आपने वहाँ पर क्या देखा। रिया की इस बात पर अनिका कहती है, रिया मेरे फ़ोन में वहाँ की पिक्चर्स हैं एंड यू नो व्हाट रिया, मम्मा और पापा ने स्काई ड्राइविंग भी की है। अब अनिका के मुंह से ये सुनते ही तो तीनों ही बच्चे अब अपने डैड को घूर घूर कर देखने लगते हैं। तो वहीं अब रिया कहती है, हाँ क्या क्या कहा मम्मा आपने, स्काई ड्राइविंग, वो तो मुझे भी करनी है। लेकिन रिया को अब यहाँ पर ये पता था कि क्योंकि उसकी मम्मा का बर्थडे था इसलिए उसके डैड ने उसकी मम्मा के लिए इतना सारा अरेंजमेंट किया था, इसलिए एक्साइटेड होते हुए भी यहाँ पर अब रिया कहती है, ठीक है हमारा भी बर्थडे आएगा। इस बात पर अनिका और रोहित दोनों ही अब हैरान हो जाते हैं। तो रिया कहती है, डैड आप मेरे बर्थडे को कैसे सेलिब्रेट करेंगे, बताओ ना डैड। इस बात पर अब रोहित कहता है, अब ये तो मेरी प्रिंसेस के ऊपर ही डिपेंड करता है ना, हाँ उसे अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करना है। आप एक काम कीजिए, अपनी विश लिस्ट अभी से बनाना शुरू कर दीजिए, कहीं आप कुछ तब तक भूल ना जाएं। इस बात पर अब रिया के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर फ्लावर आइलैंड पर अब राजीव कहता है, करण मेरे ख्याल से अब हमें मेरे पैलेस के लिए निकल जाना चाहिए और आकाश और आलिशा मेरे साथ ही वहाँ पर मेरे पैलेस में रहेंगे। और एक बात, कैलाश अधिकारी से बात करके तुम अंजलि को दिल्ली भिजवा दो। राजीव की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर अंजलि मामी राजीव के पास आकर अब अपने दोनों ही हाथों से अब उसके कॉलर को गुस्से में पकड़ते हुए ही कहती है, तुम कौन होते हो मुझे मेरे बच्चों से अलग करने वाले। मेरी बेटी यहाँ पर परेशान है और तुम चाहते हो कि मैं उसे छोड़कर अपनी दुनिया में वापस लौट जाऊं, हाँ और तुम यहाँ पर अपना पिता वाला फर्ज निभाओगे। अब अंजलि की इस बात पर यहाँ पर करण गुलेरिया अब अंजलि को समझाते हुए ही कहते हैं, देखो अंजलि, राजीव गलत नहीं कह रहा है, राजीव बिल्कुल ठीक कह रहा है। देखो अंजलि, अब सिचुएशन पहले जैसी नहीं है। अब तुम्हारा अपना एक परिवार है, क्योंकि तुम्हारा परिवार सिर्फ आलिशा और आकाश ही नहीं है, तो क्रिश, श्वेता, कैलाश, वो सब भी तो तुम्हारा परिवार है। और एक बात और, यहाँ पर आलिशा के साथ तो हम सभी हैं ही ना, उसके पापा हैं, मैं उनका चाचा हूँ और उसके दोनों मामा भी तो है ना। और एक बात अंजलि, इस वक्त श्वेता को सबसे ज़्यादा ज़रूरत तुम्हारी है, क्योंकि क्या है ना कि श्वेता माँ बनने वाली है। इधर यहाँ पर करण के मुंह से ये बात सुनते ही यहाँ पर अंजलि मामी राजीव के कॉलर को छोड़ देती है और वो पीछे मुड़कर करण को देखते हुए ही कहती है, क्या कहा तुमने मुझे, तुम सच कह रहे हो क्या करण, क्या श्वेता माँ बनने वाली है। अब इस अंजलि की इस बात पर करण हाँ में अपने सिर को हिला देते हैं। इधर करण के इस रिएक्शन पर तो अब अंजलि मामी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि अंजलि मामी को अब तक श्वेता की प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इधर ये सब देखकर तो अब आलिशा कहती है, हमारे ख्याल से अब आपको इंडिया के लिए रवाना हो जाना चाहिए, क्योंकि अब आपकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा वहाँ पर है। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आप यहाँ पर रहें और वहाँ पर श्वेता को ना जाने क्या क्या झेलना पड़े, क्योंकि देखो ये उसकी पहली प्रेगनेंसी है और ये तो हम भी चाहते हैं कि उसकी इस पहली प्रेगनेंसी में आप उनके साथ हों। करण अंकल, कैलाश अधिकारी से आप बात कर लेंगे ना, या हम करें। इधर आलिशा की ये बात सुनते ही अंजलि मामी कहती है, क्या तुम भी यही चाहती हो आलिशा। इस बात पर अब आलिशा हाँ में अपने सिर को
हिला देती है और कहती है, देखिए, मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप मुझसे कितना प्यार करती हैं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आपकी अपनी एक फैमिली है और अभी मुझसे ज़्यादा ज़रूरत तो अभी वहाँ पर श्वेता को है। इसलिए देखिए, हम चाहते हैं कि आप अभी दिल्ली वापस जाएं, और वैसे भी यहाँ मेरे पास तो ये सब तो हैं ही। अब ये सुनकर तो अंजलि मामी का दिल एकदम से ही टूट सा जाता और वो कहती है, ठीक है आलिशा, जैसे आप चाहती हैं, आप सभी की इच्छा मैं पूरी करूँगी, लेकिन मैं अपनी बेटी को छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। मैं मानती हूँ श्वेता भी मेरी बेटी है, लेकिन मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि आप आज जिस सिचुएशन में हैं, उस सिचुएशन में मैं आपको छोड़कर इस तरह से चली जाऊँ। अंजलि की इस बात पर करण गुलेरिया अब यहाँ पर राजीव से कहते हैं, हमें उनकी तरह ही सोचना होगा राजीव, और मेरी मानो तो राजीव, जब तक ये मैटर सोल्व नहीं हो जाता है तब तक अंजलि को तू अपने साथ ही रख, क्योंकि अंजलि के बारे में इतना मैं भी जानता हूँ कि अगर अंजलि को हम यहाँ से भेज भी देंगे तो उसका मन फिर यहीं पर ही रहेगा और वो वहाँ पर भी अपने रिश्तों को अच्छे से नहीं संभाल पाएगी। करण की इस बात को सुनकर अब राजीव कहते हैं, करण, क्या तुझे ये सही लग रहा है? तुझे पता है तू क्या कह रहा है? इस बात पर अब करण कहते हैं, इसमें तो अभी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है राजीव, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन देखो, महेंद्र एक लॉयर है और साथ के साथ वो तेरा दोस्त भी है, वो गलत एडवाइस नहीं देगा, उसी से पूछ लो। वैसे राजीव, तुम मेरे साथ स्वाति और मेरे घर पर चलो ना, और वैसे भी वो तो हम सभी का घर है ना, मेरे ख्याल से अभी हमें वहीं पर ही चलना चाहिए, कम से कम हम वहाँ पर सब एक साथ तो रह लेंगे। और ये कहते हुए ही यहाँ पर करण अब लतिका को आवाज़ लगाते हैं, लतिका जो कि अभी रिया के जाने के बाद गार्डन से यहाँ पर कुछ फूलों को तोड़ रही थी। उनकी आवाज़ को सुनकर अब लतिका उनके पास आ जाती है तो अब धनंजय कहते हैं, ये फ्लावर्स किसके लिए तोड़े हैं आपने लतिका? इस बात पर अब लतिका कहती है, ये हमारी बड़ी रानी माँ के लिए है, वो यहाँ पर नहीं आई है ना, इसलिए आप सभी देखिएगा कि जब मैं ये फ्लावर उन्हें दूंगी तो वो जल्दी से ठीक हो जाएंगी। लतिका की इस बात पर आलिशा अब थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि बड़ी रानी का नाम याद आते ही उसे फिर से वो सारी की सारी बातें याद आ जाती हैं और अब वो इन्हें इमोशनल होते हुए हक करते हुए ही कहती है, मेरी बच्ची, वहाँ पर अपनी रानी माँ का ख्याल अच्छे से रखना। आपकी रानी माँ को कुछ काम है ना, इसलिए वो आपके साथ नहीं जा सकती है। और ये कहते हुए वो लतिका के भी यहाँ पर फोरहेड पर एक किस करती है, तो वहीं लतिका भी अब आलिशा से कहती है, रानी माँ, आप प्लीज़ जल्दी आ जाइएगा, हम आपको बहुत ही मिस करेंगे, जैसे ही आपका काम ख़त्म हो आप तभी हमारे पास आ जाना। इधर यहाँ पर ये कहते हुए लतिका अब यहाँ पर अपनी रानी माँ यानी आलिशा को हक कर लेती है। इधर अब लतिका धनंजय और महेंद्र के साथ अब चौपर की तरफ जाने लगती है, तो वहीं धनंजय भी अब भूमिका और निखिल से कहते हैं, तुम दोनों मेरे साथ चल रहे हो या फिर नहीं? धनंजय की इस बात पर अब भूमिका कहती है, हाँ ताऊ जी, क्यों नहीं, हम भी चलेंगे। और ये कहते हुए वो दोनों भी अब उनके साथ चले जाते हैं, तो वहीं बाकी सभी अब यहाँ पर स्वाति के पैलेस के लिए निकल जाते हैं। तो यहाँ पर यूएसए में दूसरी तरफ न्यूयॉर्क सिटी में बने एक घर में एक औरत यहाँ पर बैठी कुछ तस्वीरें को देखते हुए ही कहती है, ओह, तो आज भी राजीव और अंजलि दोनों साथ में हैं। वैसे अंजलि को देखकर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वो इस तरह की औरत है, वो मुझे तो कभी नहीं लगा था, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, पहले प्यार को कोई भूल थोड़ी ना सकता है। राजीव, तुमने मुझे ठुकराया था ना, अब तुम देखो कि मैं क्या कर सकती हूँ। वेल, मल्होत्रा हाउस में ये धमाका तो अब करना बनता ही है। और ये कहते हुए ही वो औरत अब यहाँ पर हर एक तस्वीर को बड़े ही ध्यान से देखने लगती है। इधर उस औरत के होठों पर एक डेविल सी स्माइल आ जाते ही इन तस्वीरों को देखने के बाद, और वो अब इन तस्वीरों को अपने सेंटर टेबल पर रखते हुए ही वो कुछ सोच रही थी कि तभी उसके कानों में आवाज आती है, क्या हुआ है डार्लिंग, तुम इतना किस सोच में हो? अब इस आवाज को सुनने के बाद वो औरत पीछे की तरफ देखती है और वो कहती है,
तुम खुद एक डॉन हो और एक डॉन होने के बाद भी तुम किंग से डरते हो। ये क्या बात हुई? मुझे तो अब सच में तुम्हारे डॉन होने के ऊपर भी अब यहाँ पर शक हो रहा है। इस बात पर अब वो आदमी कहता है, डरने में और रिस्पेक्ट करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। वैसे अभी तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा ना कि तुम्हारे ऊपर जितने भी लोग थे वो सभी अब मारे जा चुके हैं और तुम्हारे साथ वालों की भी कोई खबर नहीं है। इस बात पर अब वो औरत कहती है, ये डिसाइड करना मेरा काम है, तुम मेरी चिंता मत करो। और वैसे भी मैंने तुम्हें एक काम दिया था, क्या तुमने मेरा वो काम पूरा कर दिया? इस बात पर अब वो आदमी कहता है, देखो मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि वो कहाँ पर है। मेरा आदमी उसे हर जगह ढूंढ रहा है। वैसे तुम कल मेरे लैपटॉप में क्या कर रही थी? इस बात पर अब वो औरत कहती है, बस कुछ नहीं, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आती हूँ। इस बात पर अब वो आदमी कहता है, ठीक है, तो मुझे भी कुछ जरूरी काम है, मैं भी बस अभी आता हूँ। इस बात पर अब वो औरत हाँ में अपने सिर को हिला देती है और वो अब उन सेंटर टेबल से अब उन फोटोज को अब अपने हाथ में लेती है और फिर से अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है। इधर अपने रूम की बालकनी से वो पूरे के पूरे शहर को देखते हुए ही कहती है, तुम्हें क्या लगता है किंग, तुम मेरे नाम को मिटा दोगे? देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, उस अनिका गुलेरिया के मुंह से उस V16 पावर ड्रग को निकलवाना। मैं उसे निकलवा कर ही रहूंगी। मेरा अधूरा काम तो अब मुझे ही पूरा करना होगा। बहुत सी कुर्बानी दे चुकी हूँ मैं उस V16 पावर ड्रग के लिए, लेकिन अब और नहीं, मुझे बस वो हर हाल में चाहिए। या वो औरत अब यहाँ अपनी ही सोच में थी तो वहीं दूसरी तरफ पेरिस में बूढ़े किंग के पैलेस में रोहित अब यहाँ पर किंग के रूम के बाहर आकर अब उनके दरवाजे को नॉक करने लगता है। इधर कुछ ही देर के बाद जब दरवाजा खुलता है तो सामने रानी अवंतिका खड़ी थी। रानी अवंतिका को यहाँ पर किंग के कमरे में देखकर अब यहाँ पर रोहित कहता है, क्या नाना जी अंदर अपने कमरे में है? इस बात पर अब अवंतिका कहती है, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? अवंतिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, देखिए वैसे तो सब ठीक है, लेकिन मुझे उनसे मिलना था, मेरा उनसे मिलना बहुत ही जरूरी है। इस बात पर अब अवंतिका कहती है, वैसे बाकी सब कहाँ पर हैं? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अवंतिका की इस बात पर रोहित कहता है, सभी अपने अपने रूम में अभी आराम कर रहे हैं, सब सकुशल यहाँ पर पहुंच चुके हैं। रोहित की इस बात पर अवंतिका कहती है, तो फिर ठीक है, आप अंदर आइए ना, बाहर ऐसे क्यों खड़े हैं? इस बात पर रोहित कहता है, अरे नहीं, मेरे ख्याल से वो बहुत ही बिजी हैं, मैं उनसे बाद में बात कर लूंगा, इतना भी कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। रोहित की इस बात पर अवंतिका कहती है, जैसे ही वो फ्री होंगे आपको इन्फॉर्म कर दूंगी मैं। वैसे कैसी रही ट्रिप? सभी को वहां पर जाकर अच्छा लगा ना? रानी अवंतिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, इस सवाल का जवाब तो आपको बच्चे ही दे सकते हैं। आप अपना काम कर लीजिए, उसके बाद एक बार आप बच्चों से मिल लीजिएगा। रोहित की इस बात पर अवंतिका कहती है, किंग आपको अपनी बॉडी में ईचिंग तो नहीं हो रही है ना? अवंतिका की इस बात पर रोहित कहता है, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, इनफैक्ट मैं तो अभी ठीक हूँ। इस बात पर अवंतिका कहती है, ठीक है फिर आप भी चल कर आराम कर लीजिए, मैं किंग को इन्फॉर्म कर दूंगी। और एक बात, अगर आपको अपनी बॉडी में ईचिंग फील हो तो आप तभी हमसे बात करेंगे। इस बात पर रोहित कहता है, ठीक है, और ये कहकर रोहित वहां से अब अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तो वहीं अवंतिका रोहित के जाने के बाद अब रूम के दरवाजे को बंद कर देती है और अंदर आकर वो फिर से अब अपने काम में लग जाती है। तो इधर दूसरी तरफ इंडिया में मल्होत्रा हाउस में यहाँ पर भाग्यश्री अपनी ही सोच में थी कि तभी उसकी उंगली में पहनी हुई रिंग अब उसे अलर्ट कर रही थी। उसे देखकर अब भाग्यश्री अब अपना सारे काम को छोड़कर जल्दी से अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है। अपने रूम में यहाँ पर जल्दी से आने के बाद वो सबसे पहले तो दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर देती है और उसके बाद वो फिर से उसी कबर्ड को खोलती है जहाँ पर उसने अपने पर्स को निकाल रखा हुआ था। कबर्ड से अपने
पर्स को निकालने के बाद वो वहाँ से उस चिप को खोलकर अपने फ़ोन को निकालती है और अब उसे ऑन कर देती है। कुछ ही देर के बाद जैसे ही यहाँ पर उसका फ़ोन ऑन होता है तो वो अपने फ़ोन में कुछ टाइप करने लगती है। कुछ देर के बाद अब यहाँ पर अपने फ़ोन के अलर्ट मैसेज को अब डिकोड करने के बाद अब भाग्यश्री की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो अब कहती है ये कैसे संभव हुआ है। नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए। मुझे इसके बारे में महारानी से बात करनी ही होगी, लेकिन कैसे करूं मैं उनसे बात? आखिर में उन तक ये मैसेज कैसे पहुंचाऊं? कुछ देर तक सोचने के बाद वो अब अपने फ़ोन पर अब यहाँ पर फाइनली एक नंबर को डायल कर देती हैं। कुछ ही देर की रिंग के बाद अब उन्हें सामने से आवाज आती है जो कि कह रहा था, बोलो क्या बात है? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इस बात पर अब भाग्यश्री कहती है, देखो मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम अभी इस वक्त जहाँ कहीं भी हो मुझसे आकर मिलो। मैं तुम्हें एक लोकेशन सेंड कर रही हूँ क्योंकि मेरा तुमसे मिलना बहुत ही जल्दी है। तुम बस जल्दी से वहाँ पर पहुँचो। भाग्यश्री की इस बात पर अब उन्हें सामने से आवाज़ आती है, ठीक है, मैं होटल पैरिज्म में एक प्राइवेट कैबिन को बुक कर लेता हूँ। वहाँ पर बाहर का कोई भी शोर शराबा भी नहीं होगा और किसी पर हमारी नज़र भी नहीं होगी। इस बात पर अब भाग्यश्री कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैंने तुम्हें जो लोकेशन अभी बताई है तुम बस वहीं पर ही आकर मुझसे मिलो। देखो मेरे पास वहाँ पर होटल पैरिज्म में आने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है, तो हमारे पास हमें जल्द से जल्द अभी जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ तुम्हें वो सुनना ही होगा। तबाही शुरू हो चुकी है, इसलिए वक्त बिल्कुल भी नहीं है। भाग्यश्री की इस बात पर अब उसे सामने से आवाज आती है, ये क्या कह रही हो तुम? तबाही? कौन सी तबाही शुरू हो गई? एनीवे मैं बस अभी वहाँ पर पहुँचता हूँ, तब तक तुम भी पहुँचो। ये सुनते ही अब भाग्यश्री भी अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है और उसे डिस्कनेक्ट करने के बाद वो फिर से इस फ़ोन को अपने पर्स में रखकर इसे भी यहाँ पर एक सीक्रेट जिप में डाल देती है और अब वो खुद को रेडी करने लगती है। इधर भाग्यश्री बस जल्दी से रेडी हो रही थी। रेडी होने के बाद वो जल्दी से अपने रूम से निकलकर बाहर आ जाती है और अब वो यहाँ पर सर्वेंट को, नानी माँ और सभी को लेकर सारे के सारे इंस्ट्रक्शन दे देती है कि उसे क्या करना है। और इसके बाद वो जल्दी से बिना किसी को कुछ भी कहे वहाँ से बाहर निकलकर गाड़ी में आकर बैठ जाती है। इधर भाग्यश्री जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाती है। भाग्यश्री को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे आज सच में अगर वो भी यहाँ से नहीं गई तो न जाने कितनी ही बड़ी प्रलय आ जाएगी। तो इधर दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस में भी अब तक सभी लोग वहां पर आ जाते हैं। इधर अपनी मम्मा को देखकर तो अब पिंकी कहती है, मम्मा आप कहाँ पर चली गई थी? मैं आपको बहुत ही मिस कर रही थी। मैंने आपको न जाने कहाँ ढूंढा मम्मा, लेकिन आप मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। पिंकी की इस बात पर श्रेया कहती है, मुझे पता है पिंकी, एंड आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट टाइम हम सभी साथ में मिलकर जाएंगे। वैसे आपकी स्टडी पूरी हो गई है क्या आपने अपना सारा काम कर लिया? श्रेया की इस बात पर पिंकी कहती है, हाँ मम्मा, मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। आप बस सभी फ्रेश हो जाइए। मैं तब तक शारदा आंटी को बोलकर डिनर रेडी करवाती हूँ। यहाँ पर इसकी इस बात को सुनकर अब ओमकार, जो कि तब से पिंकी को ही देख रहा था, पिंकी की समझदारी को देख रहा था, तो अब यहाँ पर ओमकार कहता है, अरे वाह, सच में पिंकी तो बहुत ही बड़ी हो गई। ठीक है बेटा, अब सभी हम अभी फ्रेश होकर आते हैं। और ये कहते हुए वो सभी अब अपने अपने रूम की तरफ फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। तो वहीं पिंकी भी अब उन सब के जाने के बाद अब यहाँ पर किचन की तरफ बढ़ जाती है। पिंकी जैसे ही यहाँ पर किचन में जाती है तो वो यहाँ पर शारदा को किचन में काम करता हुआ देखती है। तो वो यहाँ पर कहती है, शारदा दादी प्लीज़ सब लोग आ गए हैं, इसलिए आप जल्दी से डिनर को रेडी करवा दो। ये और वो यहाँ पर ये कह के वहाँ से चली जाती है। तो इधर मारवा हाउस में यहाँ पर राहुल और अनिका, ये दोनों ही अभी अपने काम में लगे हुए थे। जहाँ राहुल अपने काम यानी म्यूजिक में लगा हुआ था, वो अपने लिए नए लिरिक्स को पढ़ रहा था, तो वहीं अनिका अब उससे कहती है, देखो अगर तुम्हारा काम हो गया है तो खाना खा लो। इस बात पर अब राहुल कहता है, मुझे अभी बिल्कुल भी भूख नहीं है, तुम खा लो, मैं थोड़ी देर में खा लूँगा।
राहुल की इस बात पर अब अनिका कहती है ठीक है और वो ये कहते हुए फिर से अपने काम में लग जाती है।